Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे आज का सेशन है प्रीतम कुमार 10th सेशन है ये प्रैक्टिस सेशन का, मतलब प्रैक्टिस सीरीज का। तो स्टार्ट करते हैं। 9:15 का बोलती हैं तो बड़ा मज़ा आता है। अरे दिव्या, मैं समझ सकती हूँ, उड़ा लो मजाक, कोई बात नहीं, हम करेंगे चीज़ें ठीक, आएंगी टाइम पे भी। अभी जैसे चल रहा है वैसे मैनेज कर लो थोड़ा सा, है ना। तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो फिर देखो एक बार, पेडागोजी प्रैक्टिस सेशन 10 सेशन आपको पसंद आएगा ही एज यूजुअल। आज तो कुछ क्वेश्चन सच में काफ़ी अच्छे हैं। लाइक शेयर आप कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन आजकल जा नहीं रहे होंगे टेलीग्राम के थ्रू, और वैसे भी नोटिफिकेशन में इशू होता है तो वो आप शेयर करके बताइएगा अपने ग्रुप्स में या जहाँ पर भी आप जुड़े हुए हैं। ये सेशन चल रहा है, थोड़ा आगे पीछे चलता है बस, बट चल रहा है ना। चलो फिर देखिए, पहला क्वेश्चन है, इन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच द टीचर प्लेज, यानी जो स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम है या शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष है, वहाँ टीचर का क्या रोल है, टीचर की भूमिका क्या है शिक्षक की। एक एक्टिव रोल है, पैसिव रोल है, डिटैच्ड रोल है, या फिर हम कहें डोमिनेंट रोल है। बहुत ही आंख बंद करके आंसर दे रहे हैं कई लोग, और इस चक्कर में आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं ध्यान से। एक मिनट रुको, देखो एक बार फटाफट से। चलो फिर बढ़े आगे, बहुत बढ़िया। तो टीचर का रोल होगा पैसिव, क्योंकि टीचर सेंटर्ड क्लासरूम की बात नहीं हो रही। कौन से क्लासरूम की बात हो रही है? लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम की बात हो रही है। ठीक है बात। अगर हम बात करें यहाँ तो लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम की बात हो रही है, जहाँ बच्चा सेंटर में है। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हम करते हैं ना, जॉन डुई करते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, मारिया मॉन्टेसरी और ये और वो, ठीक है, बच्चा केंद्र में है। जब बच्चा केंद्र में है तो बच्चा एक्टिव है, टीचर एक्टिव नहीं है। डिटैच्ड रोल, डोमिनेंट तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक, एक्टिव कौन है? बच्चा है, बच्चा है एक्टिव, तो सेंटर में ही बच्चा है। तो पैसिव रोल हो गया टीचर का, एक तरह से निष्क्रिय। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन बेटर होता ना हमारे सामने, तो हम बी को छोड़ के किसी और के पास जा सकते थे, बट हमारे पास इन 4 ऑप्शंस में से बेटर ऑप्शन नहीं है टीचर की भूमिका को लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम में एक्सप्लेन करने के लिए। देखो सारा खेल ये डीट प्लस बी के लिए डायरेक्टली काम के हैं। सारा खेल जो है आपका वो किस चीज का है? क्वेश्चन के ऑप्शंस का है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दोगे ना अपना। तो हम 5वां वहां एससी राइटिंग तो करने नहीं जा रहे। जितने भी टीचिंग एग्जाम लिखे हुए हैं ना टाइटल में, उतनों के लिए हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चलो उससे पहले ये समझ लो, ये स्टूडेंट सेंटर्ड, एक होता है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम जहां लेक्चर मेथड का खूब भरपूर प्रयोग किया जाता है कि टीचर के अकॉर्डिंग सारी एक्टिविटी चलेंगी। दूसरी चीज है स्टूडेंट सेंटर्ड, जहां बच्चा सेंटर में है, जहां लर्नर सेंटर में है, उसके अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड जो नीड है उसकी, वही धीरे सीखता है तो धीरे आप अपने मेथड में परिवर्तन करेंगे, एक्टिविटी करके सीखता है तो एक्टिविटी कराएंगे, पढ़ के सीखता है तो पढ़ के, विजुअल है तो विजुअल, ऑडिटरी है तो ऑडिटरी। उसके पुरानी नॉलेज यानी उसकी ओल्ड नॉलेज का यूज करेंगे, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे। बच्चे को जो भी आप सिखा रहे हैं वो लाइफ से जोड़ेंगे। एजुकेटर्स भी कहाँ हैं? पेरीफेरी पे हैं। पेरीफेरी का मतलब सीमाओं पे हैं, यानी उनका जो रोल है एक तरह से वो क्या हुआ? पैसिव हो गया, क्योंकि सेंटर में कौन है? बच्चा। एजुकेटर्स या टीचर्स भी पेरीफेरी पे हैं, दूर हैं, सीमाओं में हैं। एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग, जीवन से सीख सकता है वो कहीं भी। पीयर्स भी जो है वो सेंटर में नहीं है, सेंटर में बच्चा खुद है। उसके जो पीयर्स होते हैं, साथी समूह, जो लगभग सेम एज के क्लासमेट्स हैं या उसके कजिन्स हैं, जो भी हो सकते हैं। सक्सेस क्राइटेरिया सब साइड में है, परिवार से लेकर के और हर चीज सेंटर में है बच्चा, बाकी चीजें उसके अकॉर्डिंग चलेंगी। ठीक है, क्योंकि शिक्षा बच्चे के लिए है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है। क्लियर है बात जुमा? आगे बढ़े इसी बात पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशंस वाज गिवन बाय, यानी सुदृढ़ीकरण या पुनर्बलन और व्यवहार संशोधनों की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई? प्लीज समझ नहीं आया? नवीन तिवारी, इतना आसान क्वेश्चन समझ नहीं आया है? स्लो साबुन हो गए हो भाई, हैं? देखो एक बार, सिंपल पूछा था कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है जिसमें बच्चा सेंटर में है, मैंने एक पूरी कई सेशन लिए हुए हैं, यूट्यूब पर सर्च करना चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बाय हिमांशी सिंह,
और पढ़ना, उसको पूरा सेशन देखना, फिर समझ में आएगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है क्या। यानी बच्चे को केंद्र में रखा जाए। तो बच्चे को केंद्र में जब रखा जाएगा तो टीचर पैसिव हो जाएगा, बच्चा एक्टिव है, सेंटर में जो है वही तो एक्टिव रहेगा। ठीक है जी। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा स्किनर। ठीक, अगर लिखा हो पहली बार जो पनिशमेंट और रिवॉर्ड का जो ये कॉन्सेप्ट है या रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट, वो दिया था थॉर्नडाइक ने, उसके बाद स्किनर ने काम किया है। बट ये जो पर्टिकुलरली इन्होंने पूछा है रीइंफोर्समेंट एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में, तो इस पे ज्यादा काम जो है वो स्किनर का है। थॉर्नडाइक ने इसकी शुरुआत एक तरह से की थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको प्रॉपर कॉन्सेप्ट बनाने का जो श्रेय है वो हम स्किनर को देंगे। अगर फर्स्ट टाइम पूछे एजुकेशन में रिवॉर्ड और पनिशमेंट को किसने यूज किया, तब आप थॉर्नडाइक के साथ जाएंगे। ठीक है जी, बुरहल्स फ्रेडरिक स्किनर, एग्जैक्टली। तो ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन या शेपिंग का कॉन्सेप्ट, बिहेवियर शेप करने का जो कॉन्सेप्ट है, ये कौन ला रहे हैं? स्किनर ही ला रहे हैं, जो कि एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे। अगर मैं बात करूं 20th सेंचुरी के, 20वीं शताब्दी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट इनको कहा गया। और इनकी जो वो थियोरी है जिसको नैमित्तिक अनुबंधन कह देते हैं या इंटरमिटेंट कंडीशनिंग कह देते हैं या ऑपरेंट कंडीशनिंग कह देते हैं, जिसमें जो जीव है उसका रिस्पॉन्स मैटर करता है और फिर उसे रीइंफोर्समेंट मिलता है। रीइंफोर्समेंट क्या है? बढ़ावा। आपको वेरी गुड कहा गया जब आपने कुछ अच्छा किया, तो बढ़ावा मिला आपके व्यवहार को। ठीक, शेपिंग क्या होता है? जैसे कुत्ते को ट्रेन करते हैं ना, बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं, वो आजकल आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ट्रेन किया जाता है उसको, कि मान लो एक हड्डी है हाथ में या कुछ उसका खाना है जो डॉग्स फूड है, जो उसको दिखा करके उसको कहा जा रहा है सिट सिट सिट, फिर उसको कहा जा रहा है भाई हैव। तो ये सारी चीजें क्या है? ये स्किनर के प्रिंसिपल पे, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के प्रिंसिपल पे, कि हम बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट और मतलब बेसिकली रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो इसको थॉर्नडाइक से कंफ्यूज नहीं करना। अगर डायरेक्टली पूछे कि पहली बार किसने कॉन्सेप्ट दिया, अगर हम बात करें एजुकेशन के क्षेत्र में रिवॉर्ड और पनिशमेंट का, तो थॉर्नडाइक। और अगर स्किनर में नहीं, स्किनर ऑप्शन में नहीं होते तो थॉर्नडाइक। नहीं तो मेनली जो रीइंफोर्समेंट की बात है वो स्किनर से जुड़ेगी, क्योंकि इनका काम ज्यादा है। ठीक, ये मैथ्स नहीं है कि आप रट लेंगे चीजें, आपको समझनी पड़ेंगी। क्वेश्चन अच्छा, मैथ्स में कैसे रट सकता है कोई? मतलब कोई और सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री कह सकते हैं या कुछ भी। ठीक है, तो मतलब रटना कहना गलत होगा, बट 2 + 2 4 यहां नहीं होते, ये कह सकते हैं पेडागोजी में। ठीक, किसी भी सब्जेक्ट को तो हम गलत या सही नहीं ठहरा सकते, बट बाकी सब्जेक्ट्स की तरह चीजें नहीं चलती हैं ये वाले सब्जेक्ट में, ये थोड़ा सा अलग है। ये मेरे कहने का मतलब था, है ना। नाराज मत हो जाइएगा जो मैथ्स को प्यार करते हैं वो लोग। इट इज प्रूवन दैट इंडिविजुअल अटेंशन इन क्लासरूम इज इंपॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, यानी इंडिविजुअल अटेंशन का मतलब क्या है? 30 बच्चे हैं क्लास में, तो 30 के बच्चों के बारे में टीचर को पता हो कि कौन सा बच्चा कैसे जल्दी सीखता है। आपको पता होता है ना, जब आपने भी कभी ट्यूशन व्यूशन भी पढ़ाया होगा, फॉर एग्जांपल, आपको पता होगा अगर आपके पास 5 बच्चे हैं तो आपने सेम कॉन्सेप्ट समझाया, आपको पता लग जाएगा कौन से वाले बच्चे को समझ नहीं आया होगा या कहाँ उसको कैसे कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप वैसा ही एग्जाम्पल देते हैं। मतलब आपने इंडिविजुअल अटेंशन दी है बच्चों को। ठीक है जी, तो इंडिविजुअल अटेंशन अगर आपने दी है, और इंडिविजुअल अटेंशन देना इंपॉर्टेंट क्यों है? यानी अगर 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 को जानना, उनके पेरेंट्स से बात करना, उनकी पूरी रिपोर्ट तैयार करना, क्यों जरूरी है इंडिविजुअल अटेंशन देना? क्यों हम कुछ हजार बच्चों को एक साथ पढ़ा करके क्यों नहीं छोड़ देते, स्पेशली स्कूल लेवल पे? क्योंकि टीचर्स कैन इजीली डिसिप्लिन स्टूडेंट्स। ये डिसिप्लिन करने के लिए तो नहीं है, बच्चे की भलाई के लिए होगा। चिल्ड्रन डेवलप एंड लर्न एट डिफरेंट रेट्स, ये बात हमें समझ में आती है कि इंडिविजुअल अटेंशन मतलब अलग अलग बच्चे पे अटेंशन आपकी होनी चाहिए, आपको बच्चों के बारे में पता होना चाहिए इंडिविजुअली। दैट मीन्स कि बच्चे क्योंकि अलग अलग रेट पे डेवलप करते हैं, हो सकता है एक बच्चे को कोई चीज बहुत जल्दी से समझ में आ जाती हो, वहीं दूसरे बच्चे को थोड़ा समय लगता हो। किसी को एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाती हो, दूसरे बच्चे को दूसरे एग्जाम्पल से समझ में आएगी। ठीक है बात, तो इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हमें ध्यान रखना पड़ता है, इंडिविजुअल अटेंशन देनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे अलग अलग रेट पर अलग अलग दर पर सीखते हैं। ठीक, सारे बच्चे एक तरीके से थोड़ी सीख जाएंगे। तो टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंसिस्ट ऑन इट, तो ये तो कोई पॉइंट नहीं है कि टीचिंग ट्रेनिंग में लिखा है तो इसलिए करेंगे, या बच्चे ग्रुप में सीखते हैं। ग्रुप की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ इंडिविजुअल अटेंशन की बात हो रही है कि ग्रुप में भी इंडिविजुअल अटेंशन कैसे दें। इस सीरीज का पीडीएफ क्यों नहीं डाल रहे हैं? मैं टेलीग्राम को एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ, चला नहीं पा रही हूँ अपने वाला टेलीग्राम, उसमें कुछ इशू चल रहा है, वो मैं 1-2 दिन में रिजॉल्व, मेल वेल डाले हुए हैं तो वो हो जाएगा रिजॉल्व जहां तक है, तब मैं डाल पाऊंगी। अभी तो मैं नोटिफिकेशन भी नहीं दे पा रही हूँ आपको टेलीग्राम पे सेशंस का, तो जहां तक 1-2 दिन में चीजें सॉल्व होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एज अ टीचर यू फाइंड अ स्टूडेंट इन योर क्लास कंप्लीट्स हिज वर्क टू गेट अ स्टार फ्रॉम यू। आज के क्वेश्चंस कुछ अच्छे हैं, उनको ध्यान से समझिएगा, स्पीड ज्यादा है। ठीक है जी, ओके शुभम तिवारी। एज अ टीचर मतलब एक शिक्षक के रूप में, यू फाइंड अ स्टूडेंट इन योर क्लास कंप्लीट्स हिज वर्क टू गेट अ
स्टार फ्रॉम यू, यानी आप एक शिक्षक हैं, आपकी क्लास में एक बच्चा अपना काम इसलिए निपटाता है या सुंदर सुंदर लिखता है क्योंकि आप उसको एक स्टार देंगे, या आप उसको वेरी गुड, फेयर और बहुत सुंदर कहेंगे या शाबाश कहेंगे। ये वाली जो बात है वो काम इसलिए नहीं कर रहा कि उसको काम करना पसंद है, उसको सीखने में मजा आता है, उसका रीजन बाहर है, उसका लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर है, उसका मोटिवेशन का सेंटर बाहर है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल क्या है? स्टार है, वो जो स्टार आप देंगे वो है। तो बच्चा क्या हुआ? एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, बाह्य अभिप्रेरणा है, ना कि आंतरिक। आंतरिक तो जब कहलाएगा जब उसे खुद से ही पसंद है काम करना। अब स्टार मिल जाए वो एक अच्छी बात है, बट उसका उद्देश्य ये नहीं है कि टीचर स्टार देगा, उसको पसंद है वो सुंदर सुंदर लिखना। ठीक है बात। रिस्पेक्ट्स हिज टीचर, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड तो पॉसिबल नहीं है। देखो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड में बाहर रीजन कोई नहीं मिलेगा आपको, बच्चा इसलिए काम करता है क्योंकि उसे सीखना पसंद है। अब इसमें बाहर कहाँ है रीजन? तो तब इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होगा यदि रीजन बाहर ना हो, लोकस ऑफ कंट्रोल, सेंटर ऑफ कंट्रोल, सेंटर ऑफ मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा का केंद्र बाहर ना होकर के जब अंदर होगा तब वो इंटरनल मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाएगी, जिसको हम एक तरह से पॉजिटिव मोटिवेशन भी कह देते हैं। एक्सट्रिंसिक में बाहरी रिवॉर्ड है, आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नौकरी मिलेगी, दिस इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको शिक्षक बनना है, आपको पसंद है, तो इंट्रिंसिक हो गई। कई बार हम दोनों को यूज कर लेते हैं। बेटर कौन सी है? तो इंट्रिंसिक है, क्योंकि जिस टाइम आपको वो चीज अचीव हो जाएगी आपकी सारी मोटिवेशन डाउन हो जाएगी, कुछ दिन तो आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 5। इन लैंग्वेज लर्निंग एसोसिएटिंग वर्ड्स विद पिक्चर्स और मीनिंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी जब आप भाषा सिखा रहे हैं बच्चे को, ठीक, आपने ए फॉर एप्पल को, एक तो पता नहीं मेरा एप्पल कैसा बन जाए, देखो एक बार ये क्या बना रही हूं मैं, खैर मान लेना कि ये एप्पल है, चाहे हो या ना हो, है ना। तो इस एप्पल की पिक्चर के साथ एसोसिएट कर दिया ए फॉर एप्पल को, ठीक है। एक तरफ एक फ्लैश कार्ड है जिसमें ए लिखा हुआ है, दूसरी तरफ एप्पल दिखाया, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, दिमाग में बिठा दिया। ये जो एग्जाम्पल है, आपने पिक्चर के साथ वर्ड को एसोसिएट किया, ये कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सी थियोरी है? अगर क्लासिकल कंडीशनिंग आपने कभी समझी होगी मेरे साथ, तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं बैचेस में भी इवन, के क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, यानी शास्त्रीय अनुबंधन में क्या होता है कि आपका एक एक्सटर्नल या एक न्यूट्रल चीज है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस है जिसके साथ कंडीशनिंग कर दी जाती है। जैसे कुत्ते के मुंह से लार का आना खाना देखकर स्वाभाविक बात है, बच्चे को एप्पल को देख के पहचानना स्वाभाविक बात है, उस ए को इसके साथ एसोसिएट कर दिया कंडीशनिंग करने के लिए, है ना। ठंडा मतलब कोको कोला, दिस इज कंडीशनिंग जो हमारी एडवर्टीजमेंट के द्वारा की जाती है, ठीक। अगर हम बात करें इसके अलावा, जैसे आपकी 3 बेल बजती हैं और आपको पता है मैथ्स का पीरियड है, तो मैथ्स की नोटबुक या बुक आप ओपन कर लेते हैं, ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग है, बेल के बजने से मैथ्स की बुक निकाल लेना, ठीक। या फिर अगर हम बात करें जो आपका, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे बिजली के कड़कने पे डर लगना। इसके अलावा अगर हम बात करें, मान लीजिए आप किसी बस में जाते हैं और आपको उसका नंबर पता है, बट आप नंबर नहीं देखते क्योंकि ग्रीन कलर की है वो बस। अब किसी दिन कोई और ग्रीन कलर की बस आ गई, आपने नंबर देखा नहीं, आप उसमें भी चढ़ गए क्योंकि ग्रीन कलर से कंडीशनिंग हुई पड़ी है आपकी, ठीक है बात। तो ये भी एक क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो बेल बजती है टन 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 टन, लंच की बेल बजते हैं, टिफिन का खुलना, क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग है। ये थॉर्नडाइक ने नहीं दी पढ़े लिखे लोगों, ये दी है पैवलव ने। आइवन पैवलव रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, वैसे तो फिजिशियन थे, मतलब वो थे, हाँ फिजिशियन ही थे पहले स्टार्टिंग में, वो कुछ डाइजेशन पे एक तरह से वो कर रहे थे रिसर्च, फिर उनको 1904-5 में नोबेल प्राइज मिला। और वो कुत्ते वाली जो कहानी है वो इन्हीं की है, हमने कुछ दिन पहले डिस्कस की थी ये थियोरी, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, E.L. थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ एक्सरसाइज मीन्स, यानी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है उसका मतलब क्या है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का है और उसका मतलब क्या है, इन 4 ऑप्शंस में से आपको करना है चूज, बताइए एक बार। देखिए देखो एक बार, ए सी सब मिक्स करके आंसर दे रहे हैं, मिक्स करके। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब है अभ्यास का नियम। वो आपने कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, है ना। वो रस्सी आवाजान मतलब के रस्सी के निशान पड़ जाते हैं, मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमेन परफेक्ट, है ना।
तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब है अभ्यास। स्टूडेंट इज रेडी, ये तो रेडीनेस यानी तत्परता का नियम हुआ। व्हेन स्टूडेंट इज रिवॉर्डेड, ये लॉ ऑफ इफेक्ट हुआ। रेपिटेशन ऑफ द एक्टिविटी फॉर मोर रिटेंशन, ये बात सही है कि आप रिपीट कर रहे हैं किसी काम को, बार बार कर रहे हैं क्योंकि आपको एक्सरसाइज या यूज या फिर प्रैक्टिस का नियम आप यूज करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी बेहतर लर्निंग होती है, गलतियां उतनी ही कम होती हैं। ठीक है बात। लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द स्टूडेंट इज पनिश्ड, ऐसा कोई हमारा लॉ नहीं है। हालांकि थॉर्नडाइक कहते हैं कि स्पेयर द चाइल्ड एंड स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, भाई डंडा हटाओ और बच्चा बिगड़ेगा, ये पहले की बात थी, हालांकि वो बाद में इस पे चेंज हो गए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू पियाजे, आज की डेट में आप ये सिद्धांत नहीं लगा सकते स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, नहीं तो गवर्नमेंट आपको पनिश कर देगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी, पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियोरी है, अप्रॉक्सीमेट एज यानी आपको एक अनुमानित आय, अप्रॉक्सीमेट एज फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल, जो सबसे लास्ट स्टेज है। पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF। SPCF मतलब सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। सम पीपल कांट फोकस से हम इसको याद रखते हैं। इफ यू डोंट रिमेंबर, पियाजे की थियोरी ना देखियो, देख लीजिएगा, इतना डिस्कशन किया हुआ है ना पेडागोजी का, शायद ही आपको यूट्यूब पे मिले कहीं, तो उसको देखिए कृपा करके, तभी आपको हेल्प मिलेगी। ये मत सोचिए डेली लाइफ कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं, ऑलरेडी जो इतना खजाना पड़ा हुआ है उसको देखिए, वो काम की चीजें हैं। देखिए एक बार 7 का बी, बिल्कुल 12 से 14 साल। वैसे 11 ईयर्स एंड अबव कह दिया जाता है, या कई बार 11 से 15 वर्ष भी दिखा देते हैं, बट हमें पता है इन चारों ऑप्शंस में 2 से 7 तो प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक हो गया, 7 से 12 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो गया मूर्त संक्रियात्मक, जन्म से 2 वर्ष जो है वो सेंसरी मोटर हो गया। ऑप्शन एक ही बचा ना हमारे पास, तो 12 से 14। तो कई बार आपको अप्रॉक्सीमेट एज लेनी होती है बजाय कि आपको बिल्कुल एज इट इज ही चाहिए। हिंदी वालों को भी ध्यान में रखें। अच्छा जी ठीक है, ध्यान में रख लेंगे, हिंदी भी बोल देंगे साथ में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स इज, यानी कुछ हट के सोचना, लीक से आउट ऑफ द बॉक्स सोचना जो है वो किससे संबंधित है? आंसर कीजिए, वीडियो रुक रही है। अच्छा जी, हमको तो नहीं लग रहा कि रुक रही है, देखो एक बार आंसर करो फिर बात करेंगे रुकने पे। अच्छा राजमोहित, ओहो, बहुत बढ़िया इजहान। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। तो टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स इज डाइवर्जेंट थिंकिंग, लीक से हट के सोचना, डाइवर्जेंट थिंकिंग। एडवर्ड डी बोनो का नाम है, उन्होंने इसके विचार में लेटरल थिंकिंग भी दी है। लेटरल थिंकिंग क्या होता है? लीक से हटके सोचना, सिर्फ सीधा सीधा नहीं, आपको कहीं जाने का एक स्ट्रेट रास्ता है, एक है आप कन्वेंशनल तरीके से न जाके कुछ तिगड़म लगा करके जाएं, दैट इज लेटरल थिंकिंग। जिसको दिया किसने है? वो भी इससे क्रिएटिविटी से ही जुड़ी हुई है, क्रिएटिविटी से ही जुड़ी हुई है लेटरल थिंकिंग, जिसको एडवर्ड डी बोनो आई थिंक ने दिया है, जो क्रिएटिविटी के हेड्स की थियरी पे भी बात करते हैं, एडवर्ड डी बोनो। ठीक है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, आउट ऑफ द बॉक्स हो, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, है ना, इवन और क्या कह सकते हैं, ये सब क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई चीजें हैं। मतलब लीक से हटके सोचना, दिशाओं में सोचना, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं। कौन? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, और इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है अलग अलग दिशाओं में सोचना, जबकि कन्वर्जेंट का मतलब है दिशाओं से एक तरफ सोचना। अगर हम बात करें यहां तो दोनों को देख लेते हैं, एक तरफ लिखिए, ये दोनों को दिया किसने था बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग को किसने दिया था? कमेंट करके बताओ बहुत तेजी से, किसने इसके बारे में बात की और डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्रिएटिविटी से जोड़ा किसने, ये बता दो, फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ यार। कल परसों ही बैच में सुन रहे थे हम, मतलब डिस्कस कर रहे थे कैटल ने, अरे वाह, है कहीं पानी चुल्लू भर मिल जाए तो देख लो, हैं आज ही कैटल डिस्कस किए हैं। बताइए, सिगमंड फ्रॉइड, वाह बहुत बढ़िया, शाबाश। और एक तो कह रहे हैं हेलो प्रियंका, प्रियंका से मिलने आते हो, यहाँ पढ़ भी लिया करो, प्रियंका बाहर भी मिल जाएंगी, बहुत सारी प्रियंका भी मिल जाएंगी, यहाँ तो पढ़ने आया करो।
हम्म, बहुत बढ़िया। कुछ लोग कह रहे हैं ये बोनो कब पढ़ाया, जरूरी नहीं है एक एक चीज अलग से पढ़ाई हो, कई बार कुछ चीजें आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी जानी होती हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, सही है। चलिए आ जाओ एक बार। गिलफोर्ड, अभी भी तो आंसर सही आने लग गए, सर्च कर लिया होगा इतनी देर में, तुम पता है बहुत कलाकार हो आप लोग। देखो, अगर हम बात करें, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, जेपी गिलफर्ड, जॉय पॉय बोल रही हूँ, जॉय पॉल गिलफर्ड ने बात की है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी सोच किससे संबंधित है, क्रिएटिविटी से, कुछ अलग अलग आइडियाज सोचने से। ठीक है, तो मुझे डिसलेक्सिया हो रहा है आजकल, स्पेलिंग में इतनी मिस्टेक्स हो रही हैं, जो बचपन में भी नहीं हुई ना जो चीजें कभी, वो अब हो रही हैं इस उम्र में, इसका मतलब उम्र ही हो गई है। अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन का मतलब क्या है, एक पॉइंट से अलग अलग दिशाओं में सोचना, एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस सोचना, है ना, कि एक समस्या के 1000 समाधान हो सकते हैं या किसी काम को करने के 70 तरीके हो सकते हैं, दिस इज डाइवर्जेंट थिंकिंग, है ना। ओपन एंडेड थिंकिंग भी कह सकते हैं उसको, कि जब आप दिशाओं में सोचते हैं, मान लीजिए जब आप एस से लिख रहे हैं तो आप, मान लीजिए यूपीएससी में एस से लिख रहे हैं तो आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कन्वर्जेंट थिंकिंग की, इसकी बात भी जॉय पॉल गिलफर्ड ही करते हैं। कन्वर्जेंट होता है अभिसारी, सिकुड़ता हुआ, जब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और एक को चूज करना है, इसमें लगेगी कन्वर्जेंट थिंकिंग। जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं आपके, उन एमसीक्यूज में लगेगी कन्वर्जेंट थिंकिंग। जो ऐसे टाइप हैं या फिर कोई क्रिएटिव आंसर राइटिंग है, तो उसमें क्या लगेगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। या किसी समस्या के समाधान में क्या लगेगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब आपको सामने 4 ऑप्शन हैं, एक चूज करना है, तो कन्वर्जेंट यानी अभिसारी, सिकुड़ता हुआ। और फैलता हुआ क्या है, डाइवर्जेंट यानी अभिसारी। क्रिएटिविटी से कौन जुड़ा हुआ है, जॉय पॉल गिलफर्ड कहते हैं क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग। फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग किससे जुड़ी हुई है, इंटेलिजेंस से। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, आप बुद्धि का प्रयोग करके जवाब दे देते हैं जब 4 ऑप्शन आपके सामने आते हैं, है ना। आप कोई नया ऑप्शन थोड़ी बनाते हैं क्रिएटिविटी लगा करके, आप बुद्धि का प्रयोग करके 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज कर लेते हो, दैट्स इट। क्लियर है बात, आगे बढ़ेंगे। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वो त्रिआयामी सिद्धांत दिया है बुद्धि का, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट बोलते हैं जिसको हम, है ना, जिसमें उन्होंने 180 तत्व बताए हुए हैं, पहले 120 फिर 150 बताए। ठीक है, वो जो 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस जिन्होंने दिया है, 3D मॉडल आपको पता होगा, नहीं पता तो पता कर लीजिए, वीडियोस देख लिया करो, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। अगर नहीं बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो तब भी लेट्स लर्न पे तो देख सकते हो वीडियोस, बहुत कुछ है, चाहे पुरानी वीडियोस हो बेशक। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट इज डीपीईपी। डीपीईपी क्या है, अब फुल फॉर्म देखिए डीपीईपी की क्या हो सकती है। मैं ये बता सकती हूँ कि 1994 में भारत में इसके बारे में बात होने लग गई थी। बताइए एक बार। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, क्वालिटी ठीक कर लो, यहाँ से एकदम क्रिस्प चल रहा है, एचडी क्वालिटी में। बताओ एक बार। 9th का सी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। अभी कल परसों भी हमने किसी क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जब कोई योजना की बात हो रही थी ना राजस्थान की, तब हम बात कर रहे थे कि भारत में डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम की बात हुई, डीपीईपी की, है ना। ये वो वाला डीपीईपी नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात होती है जिसकी, ठीक। और अगर हम बात करें तो इसके तहत हुआ क्या, 1994 में ये एक्ट आया और बात हुई कि ड्रॉप आउट रेट कम हो, प्राइमरी एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे कंप्लीट करके निकले, उनको ज्यादा से ज्यादा अवेलेबिलिटी हो रिसोर्सेज की, इवन इंटीग्रेटेड एजुकेशन की भी बात होनी शुरू हुई उसी समय पे। ठीक है जी, तो ये बात आपको याद रखनी है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस लाया जाए, इसलिए ये एक चीज पारित हुई। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये कहता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मीन्स, यानी शिक्षा का सार्वभौमिकरण है क्या। आज अच्छे क्वेश्चंस हैं कुछ, 20 क्वेश्चंस हम करेंगे। सार्वभौमिकरण का मतलब क्या है, 20 है ऋतु त्रिपाठी, आज 20 क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, डीपीएसपी होता है, हाँ वही वही वही, बिल्कुल उस डीपीएसपी से अलग है ये डीपीईपी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता था, बहुत टाइम हो गया, मैं जीएस तो हाथ भी नहीं लगाया। डिस्ट्रिक्ट, एक मिनट अब तो दिमाग में कैसी कैसी चीजें याद दिला देते हो यार।
एक मिनट रुको। हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सही है। खैर यहाँ आ जाओ, अब जीएस नहीं पढ़ रहे हम। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि सार्वभौमिकरण हो जाए, सबको शिक्षा मिले डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग। मतलब क्या हुआ इसका? अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन एवरीवेयर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ द चिल्ड्रन एंड प्लेस। ये किसके तहत यहां भारत में बात हुई थी, किस एक्ट के तहत, किस पॉलिसी के तहत, ये हमने कल परसों डिस्कस किया था। आज आपका ये होमवर्क है कि आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे कि यूईई बोलते हैं इसको, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये कब भारत में कौन सी पॉलिसी ने इसकी बात की। और इसका एक उदाहरण आरटी एक्ट भी है जो बात करता है कि बच्चे को एजुकेशन मिले फ्री एंड कंपलसरी। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात है कि हर जगह पे बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, उसकी जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप एजुकेशन दें, किसी भी आधार पे वो एजुकेशन से वंचित ना रहे। सिर्फ टाइम से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ प्लेस से रिलेटेड नहीं है, ये लगभग प्लेस और बच्चा, उसकी नीड, हर चीज से रिलेटेड है। तो बेटर ऑप्शन ए है यहाँ बाकी ऑप्शंस की बजाय। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए एक बार। द एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल थ्योरी इज पुट फोर्थ। अब ये कई जगह पे पूछा जाने लगा है, पहले ये नहीं आता था। 2017 के बाद से ये क्वेश्चन पूछा जाने लग गया है, स्पेशली DSSB का तो फेवरेट बन गया है ये, अभी कई बार पूछ चुके हैं वो लोग। ठीक, और भी मैंने किसी एग्जाम में देखा था। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब है अनुभवात्मक अधिगम की जो स्टाइल्स हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल्स की जो थियोरी है उसको किसने दिया? फटाफट से आंसर करो। इसको दिया कोल्ब ने, है ना। लाइक शेयर करने के बाद हम बताएंगे कि कोल्ब ने दिया, क्योंकि आपको ये पता नहीं था। तो इस बारे में हमने बात की लर्निंग स्टाइल, इन्होंने 4 लर्निंग स्टाइल्स पे बात की है बेसिकली। अगर हम बात करें एक्सपीरियंशियल, मतलब कोल्ब कहते हैं, ये भी एक तरह से कंस्ट्रक्टिविस्ट ही हैं, ये कहते हैं कि बच्चा अनुभव करके चीज़ों को सीखता है, जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है उनको इंप्रूव करता है। इन्होंने एक लर्निंग स्टाइल्स दी, एक पूरी साइकिल दी कोल्ब ने। इनकी थियोरी मैंने बहुत पहले कराई हुई है, कभी किसी दिन और रिवाइज भी करा दूंगी, एक बार देखना व्हाइट बोर्ड पे छोटे से डिस्कस की हुई है, सर्च करना कोल्ब लर्निंग स्टाइल बाय हिमांशु सिंह। देखो एक बार, अगर हम बात करें यूईई 1986, वेरी गुड मधुष्मिता, वेरी गुड। देखो एक बार, ये कोल्ब का पूरी एक साइकिल है। कोल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग की अगर हम बात करें तो ये क्या है? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, यानी मूर्त अनुभव लेंगे आप, किसी चीज को फील करेंगे। मैंने वो एग्जांपल भी दिया था, आप कहीं गए मेकअप करके, शादी में गए मान लीजिए, है ना, और आपने फील किया, देखा चीजों को। ठीक, फिर उसके बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, यानी आपने रिफ्लेक्ट किया कि यार मैं कैसी लग रही थी, क्या मैं इससे बेटर लग सकती थी। ऐसा आप क्वेश्चन या आंसर लिखने के बाद, किसी टॉपिक को समझने के बाद भी कर सकते हैं। फिर थर्ड चीज आई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। अब आप सोच रहे हैं, आपने रिफ्लेक्ट किया, सोचा, देखा, कैसा है लगा आपको, अब आप सोच रहे हैं इस बारे में कि कैसे उसको बेटर किया जाए अगली बार। फिर आप क्या करेंगे? एक्टिव एक्सपेरिमेंट करेंगे, करके देखेंगे। ये साइकिल चलती रहेगी और आप अपने अनुभवों से सीखते रहेंगे। क्लियर है जी बात? इतनी बात क्लियर है? नहीं, इसमें 4 स्टाइल्स हैं। एक है डाइवर्जिंग, यानी जिसमें आप फील और वॉच यानी अनुभव करते हैं चीजों को। दूसरा है एसिमुलेटिंग, जिसमें आप सोचते हैं और देखते हैं। तीसरा है कन्वर्जिंग, यानी सोचते हैं और करते हैं अगेन, या ग्रास्प करते हैं चीजों को, अपने दिमाग में बिठाते हैं। फिर है एकोमोडेटिंग, यानी जो भी परिवर्तन की जरूरत होती है वो परिवर्तन आप करते हैं। इनकी कुछ 4 स्टाइल्स हैं। इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई कि नहीं? ये 2 एस्पेक्ट्स हैं, ये 4 एस्पेक्ट्स हैं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, एब्स्ट्रैक्ट, रिफ्लेक्टिव और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। बेसिकली 2 पे बेस्ड हैं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन पे। ये दोनों इन्हीं से संबंधित हैं। ठीक है, ये याद रख लेना, कॉन्क्रीट फीलिंग से रिलेटेड है, रिफ्लेक्टिव वॉचिंग से रिलेटेड है। आगे बढ़ेंगे, इस पे एक नया सेशन में बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये ऐसे चलती है, ये जो साइकिल है। एक्सपीरियंस करते हैं आप, किसी चीज को अनुभव करते हैं, फिर आप अनुभव करते हैं किसी चीज को, फिर उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, विचार डालते हैं प्रकाश डाल करके, फिर सोचते हैं कैसे और बेटर बनाया जाए, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है ये। और फिर आप एक्ट करते हैं, उसको ठीक करके, एकोमोडेट करके परिवर्तन करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए एक बार। डैश प्रपोज्ड दैट लर्निंग कैन हैपन बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। सोशल लर्निंग भी लिख दिया इन्होंने ब्रैकेट में, कि दूसरों को ऑब्जर्व करके, दूसरों का अवलोकन करके भी आप क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। आपने किसी को कुछ करते हुए देखा और आपने सीख लिया। याद आ रहा है कुछ? बोबो डॉल याद आ रही है, बेंड्यूरा की?
हाँ बिल्कुल सही याद आ रही है आपको, एल्बर्ट बेंड्यूरा। एल्बर्ट बेंड्यूरा। गार्डनर तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड के अंदर। चॉम्स्की तो महान व्यक्ति हैं भाई, लैंग्वेज की बात करते हैं कि इनेट एबिलिटी है ना, मॉडर्न लिंग्विस्टिक के फादर कह देते हैं इनको। जेरोम ब्रूनर बात करते हैं किसकी, ये बात करते हैं कि भाई जो हमारी आइकॉनिक, सिंबॉलिक और तीसरा कौन सा मोड है, एनेक्टिव, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका बी ऑप्शन है। बोबोडॉल वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कह देते हैं इसको, सोशल लर्निंग थियोरी कह देते हैं, एससीटी कह देते हैं, सोशल कॉग्निटिव थियोरी कह देते हैं। ये सब बेंड्यूरा से रिलेटेड हैं कि आप मान लीजिए मूवी देखने गए हैं, अगर आप एक हिंसक मूवी दिखाएंगे बच्चे को तो उसके दिमाग पे वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, वैसे ही विचार आएंगे, वैसी ही वो एक्टिविटीज कर सकता है। वो जो बात है ना, जैसी संगत वैसी रंगत वाली, वो बेंड्यूरा पे फिट होती है, स्पेशली कम एज में। तभी मूवीज का क्या है, एज रेटिंग होती है कि भाई 12 प्लस के लिए है, 18 प्लस के लिए है सिर्फ, क्योंकि आपका दिमाग जब आप छोटे होते हैं तो क्या है, ज्यादा प्रभावित होता है चीजों को ऑब्जर्व करके। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर दी 2 डायमेंशंस ऑफ कोल्ब्स मॉडल ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। 2 डायमेंशन की बात हुई है, देखिए पहचानिए। अभी मैंने आपको बताया भी था कि 2 डायमेंशन कौन सी हो सकती हैं, बाकी दोनों जो है वो उसी के ऊपर बेस्ड हैं। बताइए, आंसर कीजिए, आंसर कीजिए आंसर। सुपर टेट के लिए भी यही इंपॉर्टेंट है भाई, यही काम आएगा, नहीं तो फिर तो ऐसे तो बैचेस हैं अलग अलग, अब आपको अलग अलग बैचेस में ही पढ़ना है तो करियर विल पे है, लेकिन पेडागोजी में ज़्यादातर चीज़ें कॉमन होती हैं। बस आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक सर्च करिए और पढ़ लीजिए यही चैनल से ही। और बताइए, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है ना, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, क्या समझे, इन्हीं के तहत तो दोनों चीजें, बाकी 2 चीजें बनी है ना, इसी पे तो हम बात कर रहे थे कि बाकी दोनों जो हैं वो इसी के अराउंड डेवलप्ड हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई, सुने ना। चलो ये देख सकते हो, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, ये दोनों क्या है, एक ऑपोजिट साइड्स हैं एक दूसरे की। एक जगह पे आप फील करते हैं, दूसरी जगह पे आप सोचते हैं। ठीक, तो ये एक बेसिक बात है, इसके अराउंड फिर ये दोनों डेवलप हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 14, आर टीचर कैन एनहेंस इफेक्टिव लर्निंग इन दी क्लासरूम बाय। इफेक्टिव और अफेक्टिव में अंतर है, कई लोग अफेक्टिव को इफेक्टिव बोलते हैं और इफेक्टिव को अफेक्टिव। देखो अफेक्टिव है किसी चीज का आपको प्रभावित करना, वो नेगेटिव वे में भी हो सकती है। इफेक्टिव इज प्रभावी इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, तो इफेक्टिव लर्निंग, एक बेहतर शिक्षण के लिए टीचर क्या करे क्लासरूम के अंदर, बताइए एक बार। रिवॉर्ड दे, फ्रीक्वेंट टेस्ट ले, कंटेंट को रियल लाइफ से जोड़े। अरे यही तो कहता है कौन, एनसीएफ। आप जीवन से जोड़ दीजिए, जो चीज आपकी रियल लाइफ से जुड़ जाती है, जो एग्जाम्पल आपको खुद से जोड़ देता है, आपकी जिंदगी से रिलेटेड होता है, वो आपको हमेशा याद रह जाता है। मतलब सबसे ज्यादा महत्व हम खुद को देते हैं, हमसे रिलेटेड बात हम कभी भूलते नहीं है, है ना। तो सी ऑप्शन कि आप रियल लाइफ से जोड़ दीजिए, ये एनसीएफ भी कहता है। सूर्य क्लास तो टाइम है चलने का 9:15, बट आजकल हम हो जाते हैं लेट, तो 9:30 शुरू होती है। वैसे कल से हम कोशिश करेंगे 9:15 शुरू करें। वैसे कल क्वेश्चंस का तो दिन नहीं है, 3 दिन हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, कल देखेंगे कोई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कर लेंगे। देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट स्टेटेड बाय वाइगॉस्की मीन्स, ZPD की जो बात की है वाइगॉस्की ने, संभावित विकास के क्षेत्र की, जहां तक संभावना है आपका विकास होने की। भाई मैं खुद यहां तक मान लो 4 क्वेश्चन कर सकती हूँ, और अगर मुझे कोई मिल जाए तो हो सकता है कि मुझे 4 के और ऊपर वाले लेवल के 40 लेवल तक के क्वेश्चन आ जाए। तो ZPD में वही है कि जो आप खुद कर सकते हैं, जो आप किसी की मदद से कर सकते हैं, और जितना आपका संभावना है विकास होने की। ठीक है बात। अगर हम बात करें ZPD की, तो वाइगॉस्की क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है। पहला ऑप्शन है, चाइल्ड कैन डू एनी न्यू टास्क ऑन हर और हिज ओन, मतलब खुद से कर सकता है वो सब कुछ। ZPD में ये तो शामिल ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ZPD का जो वो खुद से कर सके वो ZPD है, ये तो एक हिस्सा है ZPD का। आ चाइल्ड नीड्स असिस्टेंस टू कंप्लीट अ टास्क इनिशियली, शुरुआत में उसको क्या चाहिए, एक थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है किसी काम को करने की। जैसे आपको लगता है ना कई बार कि जो क्वेश्चन है मान लो वो इनिशियल स्टेप आपको कोई बता दे, या कहीं अटक रहे हैं तो वहां बता दे, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। आ चाइल्ड इज नॉट कॉग्निटिवली डेवलप्ड, ऐसी बात वाइगॉस्की करते नहीं है, ये तो एज की भी बात नहीं करते। आ चाइल्ड इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग अ न्यू टास्क, ये बात बिल्कुल सर से ही नकार दी वाइगॉस्की ने। वाइगॉस्की कहते हैं समाज और संस्कृति
अपनों से बड़ों के साथ रह करके हम वो चीजें भी कर सकते हैं जो हमको नहीं आती होती, है ना। तो अगर किसी की मदद मिल जाए किसी टास्क को शुरुआत करने में, या कहीं हेल्प मिल जाए जहां हम अटक रहे हैं, स्कैफोल्डिंग मिल जाए, वो क्या कहलाएगी? ZPD कहलाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए एक बार ऐसे समझ सकते हैं हम इसको। ये देखिए आपके सामने दो चीजें हैं, एक है व्हाट ZPD की बात करते हैं हम, ये है वाइगोस्की के द्वारा गिवन ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र, ठीक है जी। इसमें एक सर्कल है, जो चीजें आप स्वयं कर सकते हो, आपको बिना किसी की मदद के आप कर सकते हो। इसको कई लोग जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट भी कह देते हैं, ZADB, जहां आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हो सकता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आप 4 टॉपिक हैं जो खुद कर लेते हैं, 5वें में दिक्कत आ रही है, तो फिर आपने क्या किया? आपने लेट्स लर्न को सर्च किया, कोई किताब उठाई, कोई एग्जाम्पल देखा, किसी दोस्त से मदद मांगी। तो ऐसा नहीं है कि आप वो सॉल्व नहीं कर सकते, आप पेपर क्लियर कर सकते थे, बस आपको या तो कोचिंग की या किताबों की या किसी वीडियो की हेल्प की जरूरत थी। तो ये है कि जहां तक आप स्वयं कर सकते हैं चीजों को। उसके बाद वाला जो सेकंड सर्कल है, ये था फर्स्ट, ये है सेकंड सर्कल। सेकंड सर्कल है व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, भाई जो मैं किसी की हेल्प के द्वारा कर सकता हूं, जो हेल्प के द्वारा किया जा सकता है उसी को ZPD कह रहे हैं। कि जहां हमें मदद मिल जाए, तो मान लीजिए खुद आप यहां तक आ सकते थे, आपको मदद मिल गई, आप यहां तक पहुंच जाएंगे। भाई दीवार में आप छत तक पहुंच सकते थे, बट बीच में सीढ़ी चाहिए थी, और वो जो सीढ़ी है उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग देगा कौन? मोर नॉलेजेबल अदर, जो आपसे ज्यादा जानता होगा, ठीक, चाहे वो फिर कोई आपसे एज में कम हो ज्यादा, वो फर्क नहीं पड़ता। ये एक एरिया है व्हाट आई कांट डू, ये आप मदद और बिना मदद के नहीं कर सकते। अब साइंटिस्ट तो बन नहीं जाओगे, अब तक की पढ़ाई तो हो गई होगी साइंस की, तो जितनी होनी थी, तो ये आपको चाहे मदद मिल जाए तब भी आप साइंटिस्ट नहीं बनोगे। ये है व्हाट आई कांट डू, या मैं खुद पे बात करूं तो व्हाट कैन आई डू या व्हाट आई कैन डू, वो एक चीज। उसके बाद वाला जो एरिया जहां स्कैफोल्डिंग मिलेगी, उसको हम ZPD कह रहे हैं। कि अगर किसी की मदद मिल जाए तो हमारी संभावना है कि हम यहां तक पहुंच पाएंगे, लेकिन हम खुद यहीं तक पहुंच पा रहे हैं। तो ये संभावना में अगर हमें हेल्प मिल गई, यहां हमें स्कैफोल्डिंग या मचान या टेम्परेरी हेल्प मिल गई, कोई हमारी साइकिल को पीछे से पकड़ ले अगर 2 मिनट के लिए, तो हम सीख जाएंगे चलाना। इसी को स्कैफोल्डिंग कह रहे हैं। देगा कौन? मोर नॉलेजेबल अदर, जो व्यक्ति हमसे ज्यादा जानता होगा। अब ये कोई भी हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी, कोई टीचर, कोई आसपास का व्यक्ति, कोई छोटा व्यक्ति भी हो सकता है। कि जरूर जैसे बड़े लोग जो हैं आजकल आपसे फोन चलाना सीखना चाहते हैं, वो क्या है? आप उनके लिए मोर नॉलेजेबल अदर हो गए, बेशक आप एज में छोटे होंगे। या आप यहाँ CDP सीखने आते हैं, हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें मुझसे ज्यादा आती हूँ, बट आप CDP के लिए यहाँ आते हैं, तो ये मोर नॉलेजेबल अदर का काम मेरा हो गया है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डैश इज एन इफेक्टिव मेथड टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। कौन सा मेथड जो है वो बेहतर है बच्चे के कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करने के लिए? देखिए जरा, बहुत बढ़िया जी, विवेक सिंह। द टीचर गिविंग ऑल प्रोबेबल रीजनिंग, आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज। याद कराना कभी भी उद्देश्य नहीं है कॉन्सेप्ट डेवलप कराने का। नो एग्जाम्पल बीइंग गिवन बाय द टीचर टू लिंक न्यू इन्फॉर्मेशन। फिर कैसे समझेगा बच्चा जब एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे? तो गिविंग मल्टीपल एग्जाम्पल्स टू स्टूडेंट्स एंड एनकरेजिंग द यूज ऑफ रीजनिंग। भाई बच्चे को खुद मौका दो कि वो खुद तर्क लगाए, खुद से अपना एक कॉन्सेप्ट बनाए, दुनिया का, दोस्ती का, किसी प्याजे का, वाइगोस्की का। उसको बहुत सारे एग्जाम्पल दो और उसको तर्क करने का मौका दो। अपनी बुद्धि लगाने का भी तो मौका दोगे ना, जिसमें वो सोचेगा, तो कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए एक बार, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय। भाई लॉरेंस कोहलबर्ग, ये CTET में भी पूछा जा चुका है और कई बार पूछा जा चुका है, और DIT+B भी इसको पूछता है लगातार, तो आप इसको आसान क्वेश्चंस को भी आप भूल नहीं सकते। Oh God. देखिए, तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग एक टीचर जो है वो मॉरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य जो हैं, झूठ ना बोलना, सच बोलना, है ना, चोरी ना करना, ये सब क्या है? हमारे नैतिक वैल्यू है, मतलब नैतिक मूल्य हैं, मॉरल वैल्यूज। इनको कैसे डेवलप करें बच्चे में? क्योंकि आप में अगर मॉरल वैल्यूज होंगी ही नहीं, फिर तो आप हैवान बन जाएंगे ना, आपके लिए कुछ सही गलत बचेगा ही नहीं। फिर तो आपको चीट करना, धोखा देना, मतलब वही चीटिंग को धोखा ही कह रहे हैं हम, या फिर चोरी करना, या कहीं पे भी भरे समाज में गालियां दे देना, ये सब फिर सब ठीक ही रहेगा आपके लिए, क्योंकि मॉरल वैल्यूज रही नहीं कुछ। तो इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन इन डिस्कशंस ऑन मॉरल इश्यूज,
बात सही है जब आप उनको डिस्कशन में लेकर के जाते हो ना, जब उनको खुद सोचना पड़ता है क्या सही है क्या गलत है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, तब दिमाग उनका चलता है और मॉरल वैल्यूज बेहतर तरीके से उनके अंदर डेवलप हो पाती हैं। बजाय कि सिर्फ आपने रूल्स बता दिए, कौन मानता है रूल्स को? मजबूरी में मानते हैं लोग। हेलमेट भी इसलिए पहनते हैं क्योंकि जान बच जाए, सॉरी जान बच जाए उल्टा बोल रही हूँ, कि चालान ना कटे, इसलिए थोड़ी पहन रहे हैं कि जान बच जाए। बहुत ज्यादातर लोग, हर कोई नहीं। तो रूल्स से मॉरल वैल्यूज इनकलकेट नहीं हो सकती, वो तो पनिशमेंट जैसा हो गया। पनिशमेंट से आप कितनी देर डरा के रखोगे, जब मौका मिलेगा वो चोर बनेगा। मेकिंग चिल्ड्रन लिसन टू रिलीजियस स्टोरीज। देखो सुनने को बहुत कहानियां सबने सुनी है, महाभारत रामायण और दुनिया भर की 25 चीजें सबने देखी हैं, क्या सब में मॉरल वैल्यूज बराबर की हैं? जो लोग बात भी करते हैं सच की, वो खुद भी झूठ बोलते हैं। ये क्या है? जरूरी नहीं है कि इन सब चीजों से आए। किससे आएगा? जब बच्चे का दिमाग खुद का लगेगा, जब वो खुद के तर्क लगाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 18, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज कॉल्ड। यानी कि अगर हम बात करें तो नई इंफॉर्मेशन को फिट करना, किस चीज में? ऐड करना, एक तरीके से नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना एग्जिस्टिंग स्कीमाज में, जो आपके पास ऑलरेडी बने बनाया स्कीम्स हैं, जो आपका एक स्कीमा है। स्कीमा का मतलब है आपका मेंटल स्ट्रक्चर्स पहले से बने हुए हैं, आपके दिमाग में मानसिक संरचनाएं फिट हैं इंफॉर्मेशन की अलग अलग, उसमें एक और ऐड कर दिया आपने। तो ऐड करना हमेशा हम डिस्कस करते हैं एसिमिलेशन। ऐड करना क्या है? एसिमिलेशन कहलाएगा। एकोमोडेशन है जब एडजस्ट मैनिपुलेशन कुछ इस तरह का लिखा हुआ हो, एडजस्ट लिखा हो, मैनिपुलेट लिखा हो, मॉडिफाई लिखा हो। जब सिर्फ ऐड करने की बात है, भरने की बात है, तो एसिमुलेट करना आएगा। प्याजे की थ्योरी अगर आपने समझी है तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। देखो कुछ कुछ चीजें हमेशा पेपर में 1-8% नहीं आती हैं, कई बार कई लोग उनको डिस्कस भी कर चुके होते हैं। जैसे कई बार होता है कि जो हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं, अभी जैसे कितने सारे एग्जांपल मैंने दिए हैं DEET+B में, जो क्वेश्चन कहीं नहीं आपको ना किसी किताब में मिलते हैं ना कुछ, वो भी हम डिस्कस कर चुके थे कई बार। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप सीख जाएंगे, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो 1-8% आपको नहीं देखने को मिलेंगी। कोई भी पेपर खुद नहीं बनाता जो 100% कह दे कि यही आएगा, जब तक बात ऐसी जगह की ना हो जहां सिलेबस फिक्स्ड है। सीटेट में हम कह सकते हैं हर बार वही आता है। अगर हम बात करें E9 कंट्रीज की, तो E9 कंट्रीज का मतलब क्या है बताइए एक बार। E9 कंट्रीज का मतलब क्या है? देखिए E9 कंट्रीज का मतलब है हाई पॉपुलेशन कंट्रीज, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है। भारत भी हो सकता है, उच्च संख्या वाले देश। ठीक है जी, आगे बढ़े। विच प्रिंसिपल ऑफ प्लेवे मेथड हेल्प्स इन कल्टिवेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स। यानी कौन सा प्रिंसिपल प्लेवे मेथड का बच्चों को मदद करता है सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करने में, यानी वो खुद ही स्व अनुशासन की, अगर आत्म अनुशासन की बात करें तो बताओ एक बार। ये तो आसान है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। 3000 लोग देख रहे हैं, 2600 लोगों ने लाइक किया है? सिर्फ देखने आते हो, लाइक शेयर भी किया करो भाई, 4 लोगों तक और पहुंचेगी अच्छी बात, तो कोई बुराई है क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यार सेल्फ डिसिप्लिन की बात हो रही है। एक्टिविटी तो जब करेगा ना जब डिसिप्लिन्ड होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ना दिमाग में, तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। जब आप जिम्मेदारी समझने लगते हैं तो आप टाइम पे सोते भी हैं, आप टाइम पे उठते भी हैं, आप 4 घंटे पढ़ाई भी करते हैं, अपने आप डिसिप्लिन आता है जब आप में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है, तो और जो डिसिप्लिन है वो सेल्फ डिसिप्लिन ही आना चाहिए, डंडे वाला डिसिप्लिन किसी काम का नहीं होता। ठीक है, तो ये सिंपल बात है। क्यूरियोसिटी और ये सब अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल में आएंगी। जब बात सेल्फ डिसिप्लिन की हो रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे आप, तो ऑटोमेटिकली ही डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि लोग बोलते हैं प्यार के बारे में, अपने आप हो जाता है। डिसिप्लिन भी अपने आप आ जाता है जब आप किसी चीज़ को सच में पसंद करते हैं या करना चाहते हैं, या आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस चीज़ के प्रति, है ना। डिसिप्लिन मस्ट और शुड कम लाइक लव। आगे बढ़ते हैं। खैर देखिए क्वेश्चन नंबर मतलब आउट ऑफ 20 कितने ठीक हुए। और आज का जो क्वेश्चन था कि जो UEE है, किस पॉलिसी ने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात सबसे पहले की भारतवर्ष में? ओहो पेन गिर गया। खैर हाँ, अब किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिए। सेशन पसंद आया हो, डिस्कशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। बहुत बढ़िया। ग्रेट। हाँ हाँ हाँ, पेपर में आती हैं चीज़ें जो डिस्कस की जाती हैं, बहुत सारी एज इट इज़ आती हैं, बट मुझे ये सब चिल्ला चिल्ला के बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं जो लोगों ने पहले कभी डिस्कशन किया है लेट्स लर्न से, या बैचेस में हैं या पढ़ी हैं थियरीज।
100% कोई भी अगर लिख के दे दे तो मुझे बता दीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन जो उसने कराया वही आएगा। झूठ कहते हैं इस बात को, ठीक, कि बिल्कुल 4 चीजें वो निकाल के कह देना कि यही आती है, वो गलत है। और कोई बात हो तो बताओ। ये टेलीग्राम चैनल पे अभी नहीं डल रहे हैं, टेलीग्राम चैनल वर्क नहीं कर रहा है, तो 1-2 दिन का समय तो हो जाएगा। चलिए फिर आज के लिए गुड नाइट करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों को आए, बहुत अच्छा लगा। कल फिर से डिस्कस करेंगे, है ना। पीडीएफ एक साथ मैं शेयर कर दूंगी, पीडीएफ एक साथ शेयर कर दूंगी, एक बार टेलीग्राम चलने दो, ठीक है। टेक केयर। कोई और बात हो कमेंट सेक्शन में बताना। 9:15 कोशिश करेंगे कल से